गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, आज के सेशन में इंग्लिश हम एक स्टोरी के माध्यम से लर्न करेंगे। जो इंग्लिश अभी तक हमने लर्न की है, ग्रामर इम्प्रूव की है, उस इंग्लिश और ग्रामर को लेकर हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और उस स्टोरी में जो भी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं उनको स्टोरी के माध्यम से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और उन वर्ड्स को हम रिकॉल करते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हम लर्न कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ नया सीखने से ज़्यादा बेहतर रिवीजन होता है। रिवीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर हम इस पद्धति पर काम करते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी और हमारा डेवलपमेंट भी बहुत शानदार होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैन और कुड की। यहाँ पर हम कैन और कुड को प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं। दोस्तों, कैन मीन्स पावर। हम जब भी किसी काम को करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए पावर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सॉन्ग्स को समझना, अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इंग्लिश सॉन्ग्स हर किसी को समझ में नहीं आते। दोस्तों, बचपन में मुझे नहीं आते थे, लेकिन अब मैं इंग्लिश सॉन्ग्स को समझ सकता हूँ। अब मेरे लिए इंग्लिश सॉन्ग्स को समझना बड़ा आसान काम है। जो काम बहुत आसान हो, इजी तरीके से होता है, कठिनाई ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे दोस्तों, चाय बनाना बड़ा आसान काम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे कि केक को खाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यूं रखा और सीधा अंदर, मतलब कि बड़ा आसान है। तो यहाँ पर हम जो काम आसान लगे उसके लिए बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। दोस्तों, लेकिन जो काम बहुत डिफिकल्ट हो, इजी वे में नहीं हो सकता, उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं होता है, तो ऐसा काम जिसको करने के लिए, जिसमें सफलता अर्जित करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कहते हैं लोहे के चने चबाने जैसा काम। जैसे आईएएस का एग्जाम क्लियर करना, अब इतना आसान तो नहीं है, इट्स नॉट इजी। तो फिर ये काम कैसा है? लोहे के चने चबाने जैसे। अब लोहे के चने दांत से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनको चबाएंगे तो दांत टूट जाएंगे, मतलब कि बहुत हार्ड काम। जो काम बहुत कठिन हो, डिफिकल्ट हो, उसको हम बोल सकते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट मीन्स अखरोट। अखरोट कितना डिफिकल्ट होता है दोस्तों, ब्रेक करना, तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट। दांत से तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। तो दोस्तों, इंग्लिश सॉन्ग्स को समझना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। जब आप अपने कॉन्वर्सेशन में इसको यूज करते हैं तो रियली पीपल गेट इंस्पायर्ड, मैस्मराइज्ड। ऐसी इंग्लिश को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो आप इन छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को अपने कॉन्वर्सेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, यू कैन यूज सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर इंग्लिश। ये आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं। दोस्तों, नॉर्मल डे टू डे लाइफ का इंग्लिश बोलना एक कॉमन बात है, लेकिन एक्सप्रेशंस को यूज करना और नए नए शब्दों का यूज करना, वोकैबुलरी का यूज करना आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर यूज करें। डू यूज दीज थिंग्स या डू यूज दैम इन योर कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश सॉन्ग्स को समझना। अभी की बात करें तो आजकल तो मैं इंग्लिश सॉन्ग्स को समझ सकता हूँ, मेरा माइंड डेवलप हो चुका है और मैं इंग्लिश सॉन्ग्स की नॉलेज भी रखता हूँ, तो मुझे इंग्लिश सॉन्ग समझना आसान है, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। इसके लिए हमें पावर की आवश्यकता होगी और हम यहाँ पर पावर के लिए कैन का यूज़ करेंगे। मुझे बोलना हो कि आजकल मैं इंग्लिश सॉन्ग समझ सकता हूँ या अभी मैं इंग्लिश सॉन्ग समझ सकता हूँ, तो उसको बोल सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स नाउ। दोस्तों, अगर आप बचपन की बात करें कि बचपन में इंग्लिश सॉन्ग्स समझ सकते थे, अब इंग्लिश सॉन्ग्स को बचपन में समझना बहुत कठिन। तो बचपन में ऐसा काम हम नहीं कर सकते थे। दोस्तों, जब हम बात पास्ट की करते हैं तो हमें मालूम है हम एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करें। कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है। अब कैन का पास्ट कुड होता है और दोस्तों
अगर पास्ट में हमें पावर की बात करना हो तो उसके लिए हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मैं बचपन में इंग्लिश सॉन्ग्स को नहीं समझ सकता था, इतना मेरा माइंड डेवलप नहीं हुआ था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो ऐसा काम बचपन में मैं नहीं कर सकता था। मतलब बचपन में मेरे पास माइंड पावर नहीं थी इंग्लिश सॉन्ग्स को समझने के लिए। तो अगर मुझे बोलना है कि बचपन में मैं ऐसा काम, इंग्लिश सॉन्ग्स को समझने वाला काम नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स इन माई चाइल्डहुड। अब कुड नॉट को दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कुडेंट। तो अब अगर मुझे नया सेंटेंस बनाना है कुडेंट के साथ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई कुडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स इन माई चाइल्डहुड। दोस्तों, पतंग उड़ाना, फ्लाई अ काइट। खाना बनाना, खाना बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने जब शुरू किया था इंग्लिश पढ़ाना, तो उस टाइम पे मैंने एक वर्ड दिया था कुक, फूड। उसके 1-2 हफ्ते बाद मैंने आपको एक नया वर्ड दिया था खाना बनाने के लिए, मेक फूड। तीसरा वर्ड मैंने आपको दिया था खाना बनाना, प्रिपेयर फूड। आजकल एक वर्ड और यूज कर रहे हैं दोस्तों खाना बनाने के लिए, फिक्स फूड। मीन्स आप फिक्स कर देते हैं ये खाना तैयार है, तो खाना पकाना, फिक्स फूड। तो अब आपके पास एक नया वर्ड आ चुका है। कभी कभी क्या है, ये वर्ड बहुत अच्छे जो ग्लोबल स्पीकर्स होते हैं वो अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कभी रेस्टोरेंट में कुछ अच्छे जो बिजनेसमैन आते हैं, वो डिस्कस करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। तो जब वो कॉफ़ी के लिए ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में कि 1 कप कॉफ़ी लाना, जब हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं कॉफ़ी ऑर्डर करने की, तो हम सिंपल बोलते हैं ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। दोस्तों, अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ के लिए हम बोलते हैं कपा। तो अगर नॉर्मल इंग्लिश में हमें बोलना है कि 1 कप कॉफ़ी लाना, तो हम सिंपल बोल सकते हैं ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। थोड़ा उसको और स्टाइलिश करना है और खूबसूरत बनाना है, बोलना है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं फिक्स मी अ कपा। तो यहाँ पर आप जब इस प्रकार से एक्सप्रेशन यूज करेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे, तो ये आपकी इंग्लिश को और इम्प्रेसिव बनाते हैं। तो दोस्तों, आज से आप अगर जैसे 1 कप कॉफ़ी का ऑर्डर देना चाहते हैं या 1 कप टी का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं फिक्स मी अ कप ऑफ टी या फिक्स मी अ कपा। इनमें से जो भी आपको बेटर लगे वो आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एज फार एज आई थिंक, अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आप बेटर है कि आप जो खूबसूरत वर्ड मैंने दिया है फिक्स मी अ कपा, आप इसका यूज करते हैं, तो दैट वुड बी मोर बेटर। नाउ इट्स योर चॉइस, व्हाट डू यू थिंक, एंड आप क्या यूज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यूज करना चाहता हूँ। भाई, मेरा काम आपको नॉलेज देना है, समझाना है। मैंने आपको नॉलेज दिया, समझाया, वर्ड्स दिए, ग्रामर सिखाया। अब आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना यूज करते हैं उसको, ये आपके हवाले छोड़ता हूं मैं। कहते हैं ना, एक हिंदी में बहुत अच्छी लाइन है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। भाई, मेरा काम नॉलेज देना, मैंने आपको दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज का क्या करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो इस लाइन के बोलने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ द बॉल इज इन योर कोर्ट। दोस्तों, इन कोर्ट मीन्स जब हम कोई गेम खेलते हैं तो 2 कोर्ट्स होते हैं, एक हमारा खुद का, एक हमारे जो पार्टनर होता है वो। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मैंने एक शॉट खेल दिया अपने पाले से, अब बॉल आपके पाले में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप चाहें तो उसको मिस करें या फिर आप चाहें तो उसको हिट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू। तो आपको प्रैक्टिस करना है, कितनी करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। दोस्तों, किसी चीज को पकड़ना, कैच। कैच एक इरेगुलर वर्ब है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, वो भी अलग अलग। फर्स्ट फॉर्म कैच, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म कॉट। दोस्तों, सांप पकड़ना, कैच अ स्नैक। ये काम आसान नहीं है दोस्तों। सांप अगर काट लेना तो सीधा स्वाहा हो जाता है, मतलब पास अवे। पास अवे मीन्स गुजर जाना, मर जाना, टपक जाना। या एक अपने एक अच्छे एक्सप्रेशन में मैं आपको बता सकता हूँ, किक द बकेट मीन्स
अलविदा कर जाना, दुनिया से निकल लेना। तो उसके लिए ये आज मैं नया वर्ड दे रहा हूं आपके लिए, किक द बकेट। जैसे अगर हमें बोलना है कि दिलीप कुमार इस दुनिया से अलविदा कर चुके, चले गए हैं, गुजर गए हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं दिलीप कुमार किक्ड द बकेट। बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन एंड वर्ड है दोस्तों, यूज इट इन योर इंग्लिश एंड और भी नए वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आप वीडियोस को वॉच करते रहेंगे, आपको नए नए वर्ड्स, ग्रामर मिलती रहेगी दोस्तों। सांप पकड़ने की बात करें तो कैच अ स्नैक। दोस्तों अभी की बात करें अगर, तो अभी तो मैं सांप पकड़ सकता हूँ, अब मेरे पास पावर है और मुझे मालूम है कि सांप की कमजोरी क्या है, उसको कैसे अपने गिरफ्त में करना है। तो अभी की बात करें तो मैं सांप पकड़ सकता हूँ। सांप पकड़ने के लिए भी पावर चाहिए, तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, और पावर अगर मेरे पास है तो मैं बोल सकता हूँ आई कैन कैच अ स्नैक नाउ। लेकिन दोस्तों अगर सांप पकड़ने की, स्नैक को पकड़ने की बात करें बचपन में, तो बचपन की बात अगर करते हैं तो बचपन में मेरे पास इतना पावर नहीं था, और बचपन में तो मैं बहुत डरता था। अगर मुझे बोलना है कि मैं ऐसा काम बचपन में करता था, डरता था, तो यहाँ पर हम दो सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक तो सिंपल इंग्लिश ये कहती है कि ऐसा काम जो हम पहले करते थे अब उस काम को हम नहीं करते हैं, काम को करना छोड़ दिया है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं आई यूज्ड टू। अगर मुझे बोलना है कि मैं पहले पतंग उड़ाता था, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई यूज्ड टू फ्लाई अ काइट इन माई चाइल्डहुड। और दोस्तों यूज्ड टू से बेहतर हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि जब हमें इंग्लिश को खूबसूरत बनाना हो और उसको पोलाइट बनाना हो, स्मार्ट बनाना हो, तो उसके लिए हम यूज्ड टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि मैं बचपन में पतंग उड़ाता था, अब नहीं उड़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई वुड फ्लाई अ काइट इन माई चाइल्डहुड। तो दोस्तों ये तो हमारे बचपन की बात हुई कि ऐसा काम हम बचपन में करते थे, लेकिन हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी स्नैक को पकड़ने की। उसको पकड़ने के लिए पावर की आवश्यकता थी, और बचपन में मैं छोटा था तो मैं डरता था। अगर मुझे बोलना है मैं डरता था सांप से, तो कैसे बोलेंगे आई वुड फियर स्नैक्स इन माई चाइल्डहुड। लेकिन अगर उसको पकड़ने की बात करें तो मैं बचपन में सांप को नहीं पकड़ सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं थी। अब प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज करते हैं पावर के लिए, लेकिन अगर इसी कैन को हम पास्ट में ले जाते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म कुड का यूज करते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मैं बचपन में ऐसा काम नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट कैच अ स्नैक इन माई चाइल्डहुड। अगर मुझे इस सेंटेंस को थोड़ा सा और फ्लुएंट बनाना है, मतलब तेज बोलना है, स्पीड के साथ बोलना है, फास्ट इंग्लिश में बोलना है, तो मैं कुड नॉट को मिलाकर बोल सकता हूँ कुडंट। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई कुडंट कैच अ स्नैक इन माई चाइल्डहुड। दोस्तों अगर आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बचपन में आप स्वेटर बुन सकते थे, स्वेटर बुनना, किसी में फंदे डालकर और उसको बुनकर बनाना, निट। और स्वेटर बनाने की बात करें तो बोले निट आ स्वेटर। दोस्तों ये स्वेटर बनाने वाला काम बचपन में मुझसे नहीं होता था, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि ऐसा काम नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट निट अ स्वेटर इन माई चाइल्डहुड। लेकिन ऐसा काम मैं अभी कर सकता हूँ, तो मैं अभी बोल सकता हूँ बट नाउ आई कैन निट अ स्वेटर। दोस्तों अगर मुझसे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप बचपन में स्वेटर बुन सकते थे, तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन डिड से नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन डू से भी नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हैव से भी नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन वॉज से भी नहीं पूछा जाएगा, वर से भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर किस से पूछा जाएगा और किसकी हेल्प से पूछा जाएगा। दोस्तों हम बात पावर की कर रहे हैं, सांप को पकड़ने के लिए पावर चाहिए, और जब हम बात पावर की करते हैं तो दो ही चीज़ें आती हैं, कैन और कुड। कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन कुड का यूज़ पास्ट में करते हैं। दोस्तों कुड के यूजेस बहुत सारे हैं, कुड को पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तीनों कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि कुड की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ कहाँ कुड का हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक कंडीशन ये बता रहा हूँ कि पास्ट में पावर के लिए कुड का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है कि सर आप बचपन में स्वेटर बना सकते थे,
तो क्वेश्चन कुड से पूछा जाएगा क्योंकि ये पावर के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पावर के लिए क्वेश्चन कुड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कुड यू knit a sweater in your childhood। दोस्तों can, could, may, might, shall, should, will, would, इन सभी के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये मॉडल्स की सबसे खास बात होती है कि सभी मॉडल्स के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है या करते हैं, और आगे हम जितने भी मॉडल्स होंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कैन। तो यहाँ पर मैंने कैन के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। दोस्तों जब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैं ये आंसर यस में भी दे सकता हूँ और नो में भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आंसर आपको नो में ही दूंगा क्योंकि ऐसा काम मैं बचपन में नहीं कर सकता था। तो आंसर देने के लिए मैं बोलूँगा नो, आई कुडंट knit a sweater in my childhood। लेकिन बात अभी की करें तो अभी तो मैं स्वेटर को बोल सकता हूँ, बट नाउ आई कैन knit a sweater। ये मेरा आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं कि बचपन में आप तैर सकते थे, तो बचपन में आप खाना बना सकते थे। इस टाइप से आप क्वेश्चंस बनाकर कमेंट्स के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। और दोस्तों आप एक्सरसाइज को जरूर किया करें और कमेंट्स के माध्यम से ये क्वेश्चंस हम तक आंसर्स पहुंचाया करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और आप भी अपडेट बने रहें और आपकी क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वो आपको पता होती रहे या चलती रहे, जिससे आप आगे चल के इंग्लिश में मिस्टेक्स ना करें और उन मिस्टेक्स से बचें और अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत हद तक इम्प्रूव करें। और इंग्लिश में अब फ्लुएंसी लाने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्लुएंसी की। तो इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत तेज बोलना है कि आप बोलते ही जा रहे हैं, रुकना नहीं है। इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने का मतलब ये होता है कि जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बोलते रहें, कहते रहें। आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है, आपको बीच में ज़्यादा स्लो नहीं होना है, आपको बीच में फास्ट नहीं होना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। आप जिस स्पीड से बोल रहे हैं नॉर्मल वे में, आपका पिच वही है और रहेगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी ये फ्लुएंसी बरकरार बनी रहेगी। जब आपको लोग सुनेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। डू रिमेंबर दीज थिंग्स वाइल स्पीकिंग। ये बहुत ज़रूरी है वार्तालाप करते वक्त इन चीज़ों को याद रखना। तो मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों कुड की। तो यहाँ पर मैंने आपको कुड को पास्ट में कैसे यूज़ करता अभी एक फर्स्ट रूल सिखाया। सेकंड रूल आप सीखिएगा कुड को प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई हेल्प लेना हो, जैसे कि मुझे किसी व्यक्ति से पूछना है कि भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। अब मैं रेलवे स्टेशन से 10 या 12 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ या रहता हूँ और मुझे पूछना है कि भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। और इस बात को पूछने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए मैं उससे हेल्प लूँगा कि भाई आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हेल्प लेने के लिए कुड वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ प्रेजेंट में। कुड यू हेल्प मी। तो दोस्तों यहाँ पर हेल्प लेने के लिए मैंने प्रेजेंट में कुड का यूज़ किया है। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि कल मेरे यहाँ मीटिंग है, आप मीटिंग में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करना, अटेंड द मीटिंग। तो मैं उससे बोल सकता हूँ कि मीटिंग 5 बजे है, आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। कुड यू अटेंड द मीटिंग। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पर मैं बात कल की कर रहा हूँ, फ्यूचर। जनरली हमारे दिमाग में क्या जाता है, विल या वुड, लेकिन यहाँ पर मैं कुड का यूज़ कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, जबकि आपको मालूम है फ्यूचर में हम विल और वुड का यूज़ करते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि हम कुड का यूज़ फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ये एक कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पर हम टाइम पावर की बात करें कि 5 बजे आप आ सकते हैं। कुड यू कम अराउंड 5 o'clock टू अटेंड द मीटिंग।
तो यहाँ पर मैंने कुड का यूज़ किया है फ्यूचर के लिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं कुड को यूज़ करने की, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अब आज से आप कैन को, कुड को कैसे यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। दोस्तों हम क्लास को थोड़ा और लीड करते हैं। कल की बात बताऊं मैं तो कल मैं डीवी मॉल गया था, कल संडे था और संडे को मैं डीवी मॉल गया था अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए। अगर मुझे बोलना है इसी लाइन को तो मैं कैसे बोलूँगा? येस्टरडे आई वेंट टू डीवी सिटी फॉर शॉपिंग विद माई फैमिली। दोस्तों जैसे ही मैं डीवी सिटी गया वहाँ पर मुझे एक वॉच पसंद आई और वो भी बहुत खूबसूरत थी और इतनी अट्रैक्टिव कि मुझे एक ही बार में पसंद आ गई। लेकिन जब मैंने उसका प्राइस पूछा कि ये वॉच कितने की है, किसी चीज़ का प्राइस पूछने के लिए ऑलरेडी हम जानते हैं कि कीमत कैसे पूछते हैं। अगर इस पेन की कीमत पूछना है कि ये पेन कितने का है तो कैसे पूछें? वेरी सिंपल, हाउ मच इज इट फॉर। कीमत बतानी है 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का, कैसे बोलेंगे? आंसर कैसे देंगे? कीमत कैसे बताएंगे? इट्स फॉर 50 bucks, रुपीज़ भी बोल सकते हैं। तो मैंने उस शॉपकीपर से, ऑनर से उस वॉच की कीमत पूछी, हाउ मच इज इट फॉर। उसने बताया 15,000, इट इज फॉर 15,000 bucks। दोस्तों प्राइस को सुनते ही मेरे होश उड़ गए, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना महंगा, कोई चीज़ जो महंगी हो, कॉस्टली, अगर मुझे बोलना है ये 50 रुपये का है, कॉस्टली, तो इसको हम बोल सकते हैं इट्स कॉस्टली। लेकिन दोस्तों कॉस्टली तो छोड़ो आप, ये बहुत महंगा। जब हमें बोलना है किसी चीज़ के रेट आसमान के ऊपर निकल रहे हो, आसमान को छू रहे हो, मतलब कि हद से ज़्यादा महंगा, डैम कॉस्टली, तो मैंने उसको बोला इट्स डैम कॉस्टली। दोस्तों जो कोई चीज़ मिट्टी के भाव मिल रही हो, जिसकी कोई मूल्य नहीं हो, जिसका कोई कीमत नहीं हो, उसको बोल सकते हैं इट्स प्राइसलेस। लेकिन जब किसी चीज़ का कोई प्राइस होता है, इस 2 रुपये 5 रुपये, बहुत सस्ती, तो हम यही कहते हैं ये तो मिट्टी के भाव है, मतलब बहुत सस्ती है, इट्स डर्ट चीप। सस्ती के लिए हम चीप वर्ड यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों वो वॉच ऐसी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, और ऊपर से जब मैंने रेट पूछा तो वो डैम कॉस्टली। जब किसी चीज़ के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं, वो चीज़ ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो और कॉस्टली हो, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं स्वैंकी। तो उस वॉच को हम बोल सकते हैं आ स्वैंकी वॉच। दोस्तों जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे पसंद आ गई, आई लाइक्ड इट। अब मेरी इच्छा थी कि उसको खरीद लूँ। अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं वांट टू का यूज़ करते हैं, तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर वांट का तो यूज़ होगा नहीं दोस्तों, वांटेड का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई वांटेड टू बाय इट। इट मतलब मैं उसकी वॉच की बात कर रहा हूँ। मेरी इच्छा हुई थी कि उसको खरीद लूँ, लेकिन मैं उसको नहीं ले पाया। दोस्तों क्यों नहीं ले पाया? कोई ना कोई वजह होगी। अब यहाँ पर वजह एक ही होगी दोस्तों, या तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, और होंगे भी तो पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। पर्याप्त पैसे को बोलते हैं इनफ मनी। अगर इस पेन को खरीदने के लिए मेरे पास 50 रुपये हैं तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास इनफ पैसा है, आई हैव गॉट इनफ मनी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि 15,000 रुपये मेरे पास कल नहीं थे, मतलब मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उस वॉच को नहीं खरीद पाया। तो यहाँ पर मनी के लिए मैं कुड वर्ड का यूज करूँ। क्यों? कोई काम जो मनी पावर के लिए हो उसके लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बट आई कुडंट बाय इट। अब क्यों नहीं खरीद सका? क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। देखो दोस्तों, अगर अभी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है मुझे बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई हैवंट गॉट इनफ मनी। लेकिन मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कल पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे पास्ट के लिए बोलना है कि कल मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो उसके लिए कैसे बोले? आई डिडंट हैव इनफ मनी। दोस्तों पर्याप्त पैसे का होना हैव इनफ मनी।
बात कल की कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला आपको आई डिडंट हैव इनफ मनी। दोस्तों अगर मेरे पास एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, सपोज करते हैं अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं उस वॉच को खरीद लेता। अब मेरे पास पर्याप्त पैसे थे ही नहीं तो मैं उस वॉच को नहीं खरीद पाया, लेकिन मैं एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीद लेता। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं अदरवाइज आई वुड हैव। दोस्तों पास्ट में ऐसा काम जो हमने नहीं किया लेकिन हम कर सकते थे, मतलब इन द सेंस कर जाते या कर लेते के सेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं उस वॉच को खरीद लेता, अदरवाइज आई वुड हैव बॉट इट। दोस्तों इस स्टोरी को हम एक सरल वे में लर्न करते हैं। जो अभी मैंने टुकड़ों में आपको स्टोरी सुनाई है, एक बार फिर से हम उस स्टोरी को पूरा सिस्टमेटिक वे में लर्न करते हैं। दोस्तों मुझे बोलना है कि कल मैं डीवी मॉल अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए गया। आई वेंट टू डीवी मॉल फॉर शॉपिंग विद माई फैमिली। वहाँ मैंने एक वॉच देखी। देयर आई सॉ आ स्वेंकी वॉच। अब स्वेंकी वर्ड से आप समझ चुके होंगे, ऐसी चीज जिसमें 3 क्वालिटीज, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड कॉस्टली। और जैसे ही मैंने उस वॉच को देखा मुझे पसंद आ गई, आई लाइक्ड इट। और फिर उसको पसंद करने के बाद मेरी उसको खरीदने की इच्छा हुई एंड आई वॉन्टेड टू बाय इट। मेरी इच्छा हुई थी उसको खरीदने की लेकिन मैं नहीं खरीद पाया, बट आई कुडंट बाय इट। क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बिकॉज दोस्तों बिकॉज से बेहतर मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि बिकॉज की जगह हम रीजन बीइंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं रीजन बीइंग का यूज कर रहा हूं। रीजन बीइंग आई डिडंट हैव इनफ मनी, अदरवाइज पैसे होते तो मैं क्या करता, उसको खरीद लेता। ऐसा काम जो मैंने नहीं किया कर देता, अदरवाइज आई वुड हैव बॉट इट। दोस्तों इस तरीके से हम वुड हैव, कुड, रीजन बीइंग और भी अदर ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, वोकैब्युलरी का यूज अपनी स्टोरी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी कोई नई स्टोरी बना सकते हैं कि आप मार्केट गए, आपने कोई बैग देखा वहाँ पर, या आपने कोई रिंग देखी, आपको पसंद आई, खरीदने की इच्छा हुई और आप उसको नहीं खरीद पाए, कोई रीज़न रहा। इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट दोस्तों आपको यू मस्ट मेक 2 and 3 मोर स्टोरीज। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी क्रिएट की, आप 1 या 2 स्टोरीज या हो सकता है उससे ज़्यादा स्टोरीज आप क्रिएट करें, जिससे आप ये वुड हैव, कुड वर्ड्स का यूज़ आसानी से कर सकें और आप अपनी इंग्लिश में अच्छे से ग्रामर का यूज़ करना सीखें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप काफ़ी फ्लुएंट बन सकें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं संडे था, कल डीवी मॉल गया। अब आप यहाँ पर अगर पता करना चाहते हैं कि सर आपका संडे कैसा रहा, मतलब आपका लास्ट वीक का संडे आपने कैसे गुजारा, कैसे पास किया, तो यहाँ पर जब हम बात पास्ट की करते हैं और वो भी गुजरी हुई चीज़ की कि वो चीज़ कैसी थी, कैसी निकली, तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो वॉज से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं कि संडे कैसा रहा, कैसा था, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ वॉज संडे। अगर आप मेरे संडे की बात करें तो आप मेरे लिए पूछ सकते हैं, हाउ वॉज योर संडे। दोस्तों जब हम क्वेश्चन वॉज से करते हैं तो हम आंसर भी वॉज से ही देते हैं। अगर मुझे बोलना है कि संडे मेरा ठीक ठाक था, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इट वॉज ओके। और अच्छा था तो यहाँ पर मैं अच्छे के लिए गुड वर्ड यूज कर सकता हूँ, इट वॉज गुड। बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड। अगर मुझे लगा कि मेरा संडे बहुत ही लाजवाब था, यहाँ पर मैं बोल सकता इट वॉज ग्रेट। दोस्तों संडे एकदम बोरिंग था, कहीं घूमने ही नहीं निकल पाए, कहीं जा ही नहीं पाया, जैसे कभी लॉकडाउन की कंडीशन में ऐसा होता था। मुझे बोलना है एकदम बकवास, बोरिंग, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट
वॉज बोरिंग। दोस्तों अगर मज़ेदार था, घूमने को मिला, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज की, तो अगर मुझे बोलना है कि संडे बहुत इंटरेस्टिंग था तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इट वॉज इंटरेस्टिंग। दोस्तों ना ज़्यादा बेकार था और ना ज़्यादा बेहतर, एकदम सो। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ इट वॉज सो। दोस्तों जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको, जैसे हमें पता है कि मेरा फ्रेंड कल इंटरव्यू देने जाएगा, तो मैं उसको इंटरव्यू जाने से पहले विश कर देता हूँ। हम लोगों की एक अच्छी क्वालिटी है कि जब भी हम कभी किसी को पेपर देने के लिए जाते हुए देखते हैं या इंटरव्यू के लिए, तो हम उसको विश करते हैं। विश करने के कई तरीके हैं, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। किसी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं, किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, कई लोग गुड लक बोल देते हैं, कई लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, तमाम प्रकार के सेंटेंसेस। और एक वर्ड एक सेंटेंस आपको मैंने दिया था कि किसी को अगर इंटरव्यू पेपर के लिए विश करना हो तो आप ये भी बोल सकते हैं मे यू फेयर वेल। दोस्तों अगर आप किसी को ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं जिससे सामने वाला काफ़ी इम्प्रेस हो आपकी इंग्लिश से, तो आप वहाँ पर उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप जहाँ भी जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम में सफल होकर आइए। सफल होने का मतलब कि अपने नाम का झंडा गाड़ कर आइएगा। जब हम किसी को बोलते हैं कि जाओ सफल होकर आओ, तो हम उसको बोल सकते हैं यू मस्ट कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। सामने वाले को हम ये भी बोल सकते हैं मे यू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो आज से आप इस ब्यूटीफुल सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। जब भी किसी को आपको बोलना हो कि आप पेपर के लिए जा रहे हैं तो चलो उसको विश करना हो, तो आप बोल सकते हैं मे यू फेयर वेल। दोस्तों ऐसा ही मैंने अपने फ्रेंड को बोला, और जैसे ही वो इंटरव्यू देकर आया, शाम को मैंने इवनिंग में उससे इंटरव्यू के बारे में पूछा कि आपका इंटरव्यू कैसा था। अब दोस्तों इंटरव्यू निकल गया, लेकिन मुझे ये पूछना इंटरव्यू कैसा रहा, कैसा था। तो यहाँ पर मैं जो सिंपल इंग्लिश में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था संडे के लिए कि संडे कैसा, तो यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए भी वही फॉर्मूला अपना सकता हूँ, हाउ वाज इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई है सिंपल इंग्लिश की। अगर आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया, अच्छा किया या बेकार किया, कैसा परफॉर्म किया, इंटरव्यू में परफॉर्म करना फेयर, और दोस्तों अच्छा परफॉर्म करना फेयर वेल। तो अगर आप उससे पूछना चाहते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया, तो यहाँ पर हम पूछने के लिए एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, हाउ डिड यू फेयर इन इंटरव्यू। दोस्तों यहाँ पर फेयर एक एक्शन है, और एक्शन होने के कारण ही क्वेश्चन हमने डिड से बनाया। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन वॉज से बनाया था, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं था, वो एक कंडीशन थी। तो इसीलिए जब क्वेश्चन कंडीशन से बनाना हो तो इज एम आर से बनाते हैं कंडीशन के लिए, और पास्ट में वॉज वर से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर फेयर एक एक्शन है, तो क्वेश्चन मैंने डिड से बनाया क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं, वो इंटरव्यू देकर आ चुका है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा हाउ डिड यू फेयर। दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें कोई कमी ना हो उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। तो उस बच्चे ने मुझे वही आंसर दिया, मैंने तो इतना गजब का परफॉर्म किया कि जिसमें कोई कमी नहीं थी, आई फेयर्ड फ्लॉलेस। दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस जो उम्मीद से ज़्यादा हो, जिसकी आपने उम्मीद की हो उससे भी ज़्यादा, जैसे किसी कैंडिडेट से आपने उम्मीद की कि एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा और वो 4 गोल्ड मेडल्स जीत कर आता है, तो ये क्या है, उम्मीद से ज़्यादा। और जब भी कोई परफॉर्मेंस उम्मीद से ज़्यादा होती है तो उस जगह हम एक नया वर्ड यूज कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। ऐसी परफॉर्मेंस जो उम्मीद से ज़्यादा हो, तो उसने मुझसे यही बोला, आई फेयर्ड आउटस्टैंडिंग। दोस्तों किसी परफॉर्मेंस के लिए हम और भी खूबसूरत वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि एकदम भव्य, मैंने जो भी परफॉर्म किया बहुत ही लाजवाब, मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाला, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑसम। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई फेयर्ड ऑसम।
तो दोस्तों उसने मुझसे बोला कि मैंने तो ऐसा परफॉर्म किया कि जिसमें कोई कमी नहीं थी। तो देखिए अभी मैंने आपको नए नए अलग अलग वर्ड्स बताए हैं, आप भी अपने कॉन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का यूज़ करें और अपनी वोकैबुलरी को बहुत बेहतर बनाएं। जितना अच्छा आपके पास वोकैबुलरी होगा, वोकैब्स होगा, उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों जब कोई कैंडिडेट पेपर देने जाता है तो हम उससे भी यही सवाल पूछते हैं लौटते वक्त या पेपर को कंप्लीट करने के बाद, कि जब वो कैंडिडेट घर आ जाता है कि उससे पूछते हैं आपका पेपर कैसा रहा, आपने पेपर में कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाउ डिड यू फेयर इन एग्जाम। अगर एग्जाम में उसने जैसा भी परफॉर्म किया होगा वो बोल सकते हैं। अगर उसने बेकार किया है, सबसे बेकार, तो वो ये भी बोल सकते हैं आई फेयर्ड बैड। तो बुरे के लिए बैड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा परफॉर्म किया 50-50 तो वो ये भी वर्ड यूज कर सकता है आई फेयर्ड सो। अगर आपका कोई फ्रेंड सिंगर है और वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, और 2 दिन बाद पार्टिसिपेट करने के बाद वो लौट कर आता है, तो आप उससे क्या पूछेंगे, उससे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप उससे यही पूछेंगे कि कंपटीशन कैसा था। ये सिंपल इंग्लिश में आप उससे पूछ सकते हैं हाउ वॉज कंपटीशन। और अगर दोस्तों उसके आंसर में उसने बोला कि एकदम बिल्कुल रॉकिंग, हिला देने वाला कंपटीशन रहा मेरा, तो यहां पर हम रॉकिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं इट वॉज रॉकिंग। और दोस्तों अगर उसने ऐसा परफॉर्म किया कि लोगों के दिमाग हिल गए, मतलब कि लोग देखते ही रह गए, भौचक्का हो गए, तो यहाँ पर हम माइंड ब्लोइंग वर्ड का यूज कर सकते हैं कि उसने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट वॉज माइंड ब्लोइंग। दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस जिसको लोग देखते ही रहें, उनकी नजरें ना हटें, तो यहाँ पर हम एक खूबसूरत वर्ड यूज कर सकते हैं स्टनिंग। जब मेरे दोस्त ने सिंगिंग शुरू की, लोग उसको सुनते ही रहे, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी धांसू रही कि लोग एक नज़र से उसे देखते ही रहे और कानों से बिल्कुल लगातार सुनते ही रहे। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इट वॉज स्टनिंग, धांसू रही परफॉर्मेंस। तो धांसू के लिए हम स्टनिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप किसी से उसके पास्ट की कंडीशन, चाहे वो इंटरव्यू, पेपर, या फिर उसका वीकेंड या हॉलीडेज या संडे हो, या कोई पिकनिक ट्रिप हो, या कोई टूर हो, इस तरह हम उस व्यक्ति से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके पास्ट के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।